सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0 और इस सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म। यानी कि हमने इसके पहले वाले सेशन में डिस्कशन किया कि पावर शेयरिंग को लाइन बाय लाइन, वो भी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी और कंप्लीट एस्पेक्ट को, उसी पर्सपेक्टिव में हम लोग चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फेडरलिज्म, इसको भी कंप्लीट जो है डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। एक चैप्टर में, एक सेशन में, एक वीडियो लेक्चर के थ्रू इसके कंप्लीट एस्पेक्ट को एक सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप एनसीईआरटी की बुक को आप ओपन करके रखते हैं और साथ में इस लेक्चर को भी आप सुनते हैं तो लगभग जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर के वो आपके कंप्लीट प्रिपेयर हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज के डिस्कशन को। सबसे पहले अगर बात करें फेडरलिज्म की तो ये हमारा पहले चैप्टर से ही इंटरलिंक है जिसको हमने पढ़ा था पावर शेयरिंग। क्योंकि जब हम पावर शेयरिंग को पढ़ रहे थे तो पावर शेयरिंग को पढ़ते समय हमें एक कॉन्सेप्ट आया था, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। क्या आया था? फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। और जब हम फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे तो उसी में जो सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आया था कि जब पावर डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइडेड हो, जब पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डिवाइडेड हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। और उसी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर को ही हम लोग फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी बोलते हैं। और वहीं से हमारा चैप्टर पैदा होता है ये फेडरलिज्म। यानी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कहानी है, क्या क्या कंटेंट है, उन सभी चीजों को सबसे पहले समझते हैं। अगर बात करें टोटल पेजेस की तो 1 2 3 4 5 लगभग 10 पेजेस आपको इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं। अगर आपके सामने आपकी एनसीईआरटी की बुक है तो 10 पेजेस से घिरा हुआ ये पूरा चैप्टर है। और इन्हीं 10 पेजों से टोटल मिलकर आपका टोटल क्या है, जितने भी कंटेंट हैं जिसपे हमें आज के सेशन में क्या करना है, डिस्कशन करना है। तो अगर बात करें टू द पॉइंट डिस्कशन की कि हमें किन किन बिंदुओं को समझना है, किन किन कंटेंट को जानना है, तो सबसे पहला जो हम देखेंगे इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन, फिर इसके बाद हम लोग डेफिनेशन देखेंगे किसकी, फेडरलिज्म की। साथ ही साथ हम देखेंगे ऐसी क्या चीज है जो इंडिया को फेडरल बनाती है, यानी व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ऐसी चीज को देखेंगे। अगर मान लीजिए अगर हम फेडरलिज्म को समझ गए कि ये फेडरलिज्म है तो क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इसको भी हम लोग देखेंगे। यानी हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, यानी भारत में अगर भारत एक फेडरल कंट्री है तो कैसे हम कर सकते हैं, यानी कैसे भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। तो इसको हम 3 पर्सपेक्टिव में देखेंगे। पहला लैंग्वेज पॉलिसी, दूसरा लिंग्विस्टिक स्टेट एंड द लास्ट वन इज दैट सेंट्रल स्टेट रिलेशन। यानी इन तीनों एस्पेक्ट में क्या क्या कंटेंट है उसको हम लोग जानेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, जिसमें कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट, रूरल लोकल गवर्नमेंट हम देखेंगे। यानी पावर को डिसेंट्रलाइज किया गया, पावर सेंट्रल स्टेट से लेके लोकल को ट्रांसफर कर दी गई। एंड द लास्ट वन इज दैट कंक्लूजन। और इसी के साथ हमारा पूरा चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो आई होप आप जितने भी कंटेंट हैं उन सभी कंटेंट को क्या कर चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि इन्हीं सभी कंटेंट के इर्द गिर्द हमारा पूरा ये चैप्टर घूम रहा है। समझना हमको इन्हीं टॉपिक को है। तो हम अब सीधे आते हैं डिस्कशन पे कि हमें क्या पढ़ना है। तो हम इस चैप्टर की जो बेसिक थीम है, यानी कि जो ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो ओवरव्यू इस चैप्टर का यही है कि जो हमने क्लास 10th के सिविक्स पढ़ते समय जो पहला चैप्टर पढ़ा पावर शेयरिंग, तो उस पावर शेयरिंग में हमने शुरुआती दौर में अब पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ा, बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी को देखा, पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है देखा। फिर जब हम लास्ट में फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को पढ़ने लगे तो उसमें हमने पहला पढ़ा कि जब पावर डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड हो, यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी में डिवाइडेड हो। फिर हमने देखा कि जब पावर डिफरेंट लेवल पे डिवाइडेड हो, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइडेड हो। तो इस जब सेकेंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग को हम पढ़ रहे थे तो वहीं पर इस चैप्टर की जो नींव रख दी गई, यानी कि जब पावर डिफरेंट लेवल पे डिवाइडेड हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तो इसी व्यवस्था को ही फेडरलिज्म बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म बोलते हैं। और इस सिस्टम को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं। यानी कि जो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, यानी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है जिसको हमने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में पढ़ा था, वही आपका फेडरलिज्म है, वही क्या है, फेडरलिज्म है। और इस चैप्टर में एक नया एस्पेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, इसी में लोकल गवर्नमेंट। इसी के साथ हम अपने इस पूरे चैप्टर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप इस चैप्टर की जो बेसिक थीम है, इस चैप्टर की जो बेसिक थीम है उसको आप समझ पाए होंगे कि जो सेकेंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है वही आपका फेडरलिज्म कहलाता है। और सेकेंड फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, यानी पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल पे ही बांट देना फेडरलिज्म कहलाता है। और ये लेवल कौन कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अब इस चैप्टर को जब हमने शुरू किया, यानी पहले चैप्टर को भी शुरू किया, तो हमने बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी को देखा था। क्या हुआ था कि बेल्जियम एक देश है, श्रीलंका भी एक देश है। दोनों देशों ने अपने यहाँ पावर को क्या किया, शेयर किया। किसी ने किसी तरह किया, किसी ने किसी तरह किया।
किसी ने पावर को सबको शेयर किया, किसी ने पावर को कंसोलिडेट कर लिया, किसी ने पावर को हर एक डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उस देश में, हर उस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स तक पावर शेयर किया, और किसी ने पावर को किसी एक वर्ग तक बस शेयर किया, अपने पास कंसोलिडेट करके रख लिया। तो ये जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है, इसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा उसको हमने देखा कि बेल्जियम को स्थिति बड़ी सुखद रही, श्रीलंका की स्थिति बड़ी दुखद रही, क्योंकि इसने पावर को क्या कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया। क्या कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया। और इसने पावर को क्या कर लिया, इसने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना, पावर को कंसोलिडेट करना, ये एक मेजर फैक्टर हो जाता है किसी देश में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। जिसमें कि बेल्जियम और श्रीलंका जब हमने पढ़ा तो हमें समझ चुके कि बेल्जियम ने पावर को क्या किया, शेयर किया, यानी उसने अपने यहाँ फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया, जबकि श्रीलंका ने पावर को शेयर नहीं किया, पावर वहाँ एक हाथ में कंसोलिडेट होकर रह गई, यानी यूनिटरी सिस्टम बना। तो मन में एक प्रश्न आ रहा है कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। इस टॉपिक को भी हम देखेंगे इसी एस्पेक्ट के अंतर्गत। जैसे हम जानते हैं कि वन ऑफ द की चेंजेस मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव दिस पावर टू रीजनल गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि बेल्जियम और जब श्रीलंका की हम केस स्टडी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस करके स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर दिया गया था, ट्रांसफर कर दिया गया था। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को भी एम्पावर किया गया, और इसकी वजह से बेल्जियम जो है शिफ्ट कर लेता है अपनी पूरी व्यवस्था को यूनिटरी टू अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी बेल्जियम जो था यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अपने आप को शिफ्ट करके फेडरल सिस्टम ऑफ पावर को, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की तरफ अपनी पूरी व्यवस्था को शिफ्ट कर लेता है। यानी कि जो बेल्जियम था यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से अपनी पूरी व्यवस्था को ट्रांसफर करके फेडरल सिस्टम ऑफ पावर को, यानी कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ अपने आप को शिफ्ट कर लेता है। यानी जिस बेल्जियम में आपका यूनिटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था, यूनिटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था, वो अपने आप को फेडरल सिस्टम ऑफ पावर को, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की तरफ अपने आप को क्या कर लेता है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की तरफ अपने आप को क्या कर लेता है, ट्रांसफर कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है। वहीं पे जो श्रीलंका है वो कंटिन्यू करता है टू बी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज अ यूनिटरी सिस्टम वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज ऑल द पावर। जबकि श्रीलंका में क्या कि उसने अपनी पावर को जैसी थी वैसे कंटिन्यू किया और पूरी पावर को कंसोलिडेट किया किसके पास, जो नेशनल गवर्नमेंट होगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, उसी के पास सारी पावर होगी। कुछ इस तरीके से श्रीलंका अपनी व्यवस्था को कंटिन्यू रखा, जबकि बेल्जियम अपने आप को शिफ्ट कर लिया फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल, फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल, जब जिसकी वजह से तमिल जो लीडर थे श्रीलंका को भी एक फेडरल सिस्टम बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो फेडरल यूनिट, फेडरल यूनिट, फेडरल यूनिटरी, फेडरल यूनिटरी, ये जो शब्द आ रहा है हमको पहले इसको समझना है, और यहीं से हमारी डेफिनेशन भी बन जाएगी कि एक फेडरल सिस्टम क्या होता है और एक यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम की, तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। यानी जब पावर, फेडरलिज्म की प्रॉपर डिफिनेशन आपकी यही से आपकी बन जाती है कि जब पावर शेयर्ड हो, पावर डिवाइडेड हो बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी और उसके जो तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उनके बीच में, तो यही व्यवस्था आपकी फेडरल सिस्टम कहलाती है, यही चीज़ पूरा फेडरलिज्म कहलाती है। यानी कि फेडरलिज्म की डेफिनेशन आपको यहाँ से तैयार हो जानी चाहिए कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड इट्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। वहीं पर जो यूनिटरी सिस्टम होता है वो फेडरेशन का क्या होता है, कॉन्ट्रास्टेड होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रास्टेड होता है, जिसमें कि अगर बात करें फेडरल सिस्टम में तो फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक फेडरेशन में कम से कम 2 लेवल की सरकार होती है, एक लेवल की सरकार नहीं होती है। जबकि वहीं पे वन ऑफ द गवर्नमेंट जो होती है पूरी इंटायर कंट्री के लिए होती है, जबकि जो दूसरी गवर्नमेंट होती है, जो दूसरी गवर्नमेंट होती है वो क्या बोल सकते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे या स्टेट लेवल पे अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को परफॉर्म करती है, देखती है। एक मतलब कि जो फेडरल सिस्टम में 2 लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक होती है सेंट्रल, एक होती है स्टेट या फिर लोकल। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो देश के हित में काम करती है, इंटायर कंट्री के लिए नियम कानून बनाती है, उसको लुक आफ्टर करती है। वहीं पे जो स्टेट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के, रीजन के अपने डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है परफॉर्म करती है, देखती है। और ये दोनों जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं अपनी पावर को इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। यानी सेंट्रल अपनी पावर को इंजॉय करता है, एक्सरसाइज करता है, और स्टेट अपनी पावर को इंजॉय करता है, एक्सरसाइज करता है। वहीं पे यूनिटरी सिस्टम की बात करें तो पहली बात तो यूनिटरी सिस्टम जो होता है फेडरेशन का उल्टा होता है,
और यूनिटरी सिस्टम में या तो वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेगी या फिर उसी के सब यूनिट्स रहेंगे जो उसी सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या रहते हैं, सबऑर्डिनेट रहते हैं। यानी यूनिटरी मतलब नाम से स्पष्ट है कि जिसमें सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो या तो एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहेगी और दूसरा कोई लेवल है भी तो उसी की सब यूनिट रहेगी या फिर वो उसी के सबऑर्डिनेट में रह के काम करेगी, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी। तो ये यूनिटरी सिस्टम होता है और इसमें जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पास करता है आर्डर किसके लिए, प्रोविंशियल या लोकल गवर्नमेंट के लिए कि आपको ये काम करना है। जबकि फेडरल सिस्टम में दोनों सेंट्रल हो या फिर यूनिटरी सेंट्रल हो या फिर स्टेट हो या फिर लोकल हो, सब अपनी पावर का एक्सरसाइज जो है इंडिपेंडेंटली करते हैं, स्वतंत्रता रूप से करते हैं। यानी हम समझ चुके हैं कि फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। सो बट इन अ फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। हम जानते हैं कि फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकता। स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर होती है अपनी खुद की, विच इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बोथ दिस गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। और ये दोनों चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, ये दोनों अपने अलग अलग कार्यों के प्रति, अपने अलग अलग अकाउंटेबिलिटी के प्रति, जनता के प्रति क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी दोनों के काम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। दोनों जनता के प्रति, दोनों की जिम्मेदारी जो है जनता के प्रति अलग अलग होती है। तो इस तरह हमने समझ लिया फेडरलिज्म के बारे में, फेडरल सिस्टम के बारे में और यूनिटरी सिस्टम के बारे में। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपका है कि फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म की क्या विशेषता होती है। जैसे हमने पढ़ा, अभी अब तक हमने क्या पढ़ा उसको आप एक बार कंसोलिडेट करें कि हमने पढ़ा कि एक बेल्जियम देश था और एक श्रीलंका था। बेल्जियम और श्रीलंका दोनों में जो है अपने यहाँ कुछ रिफॉर्म किए। इसने क्या किया, अपने आप को यूनिटरी से ट्रांसफर करके फेडरल डिवीजन, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की तरफ बढ़ गया। जबकि ये क्या, अपनी यूनिटरी वाले सिस्टम को क्या किया, कंटिन्यू किया। क्या किया, कंटिन्यू किया, जिसकी वजह से यहाँ पे सिविल वार देखने को मिलता है और यहाँ पे शांति देखने को मिलती है। यानी कि एक ने पावर को शेयर किया, एक ने पावर को शेयर नहीं किया, और इन दोनों के शेयर करने की वजह से कुछ रिजल्ट भी देखने को मिला। यानी हम समझ चुके हैं कि बेल्जियम में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाली व्यवस्था को अडोप्ट किया, श्रीलंका ने अपने यहाँ ऐसी व्यवस्था को अडोप्ट नहीं किया, बल्कि इसने पूरी पावर का कंसोलिडेशन नेशनल गवर्नमेंट के पास ही रख दिया। तो इसकी वजह से हम ये समझ पाए कि फेडरल सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। अब इसको हमने पढ़ा कि फेडरल सिस्टम क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम क्या होता है। फेडरल सिस्टम वो होता है जिसमें पावर जो है डिवाइडेड होती है, पावर क्या होती है, डिवाइडेड होती है, जबकि यूनिटरी सिस्टम में पावर डिवाइडेड डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती है। ये हमने देख लिया। और फेडरल सिस्टम में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों इंडिपेंडेंटली अपने काम को करते हैं, दोनों की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनता के प्रति। वहीं पे जो यूनिटरी सिस्टम होता है वो उसमें सिर्फ एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो करे चाहे मत करे कोई जवाबदेही है ही नहीं। और कोई अगर लेवल होता भी है तो वो उसी का सब यूनिट्स होता है या फिर उसी का सबऑर्डिनेट होता है। इस तरीके से हमने फेडरल सिस्टम, यूनिटरी सिस्टम को देख लिया। अब हम पढ़ेंगे फेडरलिज्म के फीचर्स, कि किन किन चीज़ों की वजह से हम कह सकते हैं एक देश को कि ये देश क्या है, फेडरल कंट्री है, यानी यहाँ पे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है। तो इन 7 फीचर्स को तैयार करना एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम जरूर होते हैं कि एक फेडरल सिस्टम क्या होता है या की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म किसे कहते हैं। तो पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में कि 7 फीचर, 1 2 3 4 5 6 और द लास्ट वन इज द 7। ये 7 फीचर्स आपको इसी तरह तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि ये विगत लगातार अगर पेपर को आप उठाए हैं तो ये पेपर में क्वेश्चन बार बार आपके जो राइज हो रहे हैं। जैसे कि फेडरलिज्म के की फीचर्स को आपको एक्सप्लेन करना हो तो सबसे पहले आप लिखेंगे देयर आर 2 or more लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि अगर कोई सरकार है, कोई देश है, वहाँ पे 2 से अधिक लेवल की सरकार है, 2 या 2 से अधिक स्तर की क्या है, सरकार है, तो उस देश को हम बोलते हैं कि फेडरल कंट्री। क्या बोलते हैं, फेडरल कंट्री। दूसरी विशेषता क्या है कि जो डिफरेंट टीयर या डिफरेंट लेवल ऑफ जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्न द सेम सिटीजन, वो गवर्न करते हैं सेम सिटीजन को। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसी व्यक्ति को शासित करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी उसी व्यक्ति को शासित करती है। तो अंतर क्या है, जरूरी है दोनों को शासन कराना। तो इसके पीछे भी कारण है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग बिंदुओं पे शासन करती है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ अलग बिंदुओं पे शासन करती है। यानी कि शासन तो एक ही व्यक्ति पे होगा, लेकिन सबके ज्यूरिसडिक्शन क्या होंगे, एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, लेकिन जो ईच टीयर्स हैज इट्स ऑन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन।
तो हमें समझ में आ गया कि एक ही सेम सिटीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट भी शासित करेगी, एक ही सेम व्यक्ति को स्टेट गवर्नमेंट भी शासित करेगी, लेकिन उन दोनों गवर्नमेंट की जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है, चाहे वो मामला किसका हो, लेजिस्लेशन का हो, टैक्सेशन का हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का हो, वो अलग होता है। यानी एक ही नागरिक को दोनों सेंट्रल स्टेट दोनों शासित करते हैं, बस एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन यानी क्षेत्राधिकार क्या होता है, अलग होता है। और ये जो जुरिस्डिक्शन है वो रिस्पेक्टिव लेवल का गवर्नमेंट का वो क्लियरली स्पेसिफाइड है इन द कॉन्स्टिट्यूशन में कि कौन कितना शासन करेगा, कौन किन किन बिंदुओं पे जो है शासन कर सकता है। और अगला पॉइंट उस देश में होना चाहिए क्या कि द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर्ड द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब एक फेडरल सिस्टम में होता क्या सिस्टम है कि कोई भी फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का कोई भी मौलिक जो एलिमेंट है, यानी कि जो मूलभूत जो संवैधानिक सिस्टम है, उसको कोई भी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनिलेटरली बदल नहीं सकती। अगर बदलना है तो कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या चाहिए, कंसेंट चाहिए, अनुमति चाहिए, तब आप किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। यानी कि जो चौथा फीचर एक फेडरल कंट्री का होना चाहिए होता है, एक फेडरलिज्म में होता है कि किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को कोई भी अकेली सरकार, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट यूनिलेटरली चेंज नहीं कर सकती। अगर चेंजेस की जरूरत है तब एक चीज जरूरी होती है कि कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो है कंसेंट होनी चाहिए, अनुमति होनी चाहिए, तब जाकर किसी फंडामेंटल प्रोविजन को बदला जा सकता है। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज दैट कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर टू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो संविधान की क्या करे, व्याख्या करे, और पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की भी क्या करे, व्याख्या करे। और साथ ही साथ हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर इफ डिस्प्यूट राइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर। साथ ही साथ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, अपनी अपनी पावर को क्या कर रही है, एक्सरसाइज करती है। इस एक्सरसाइज के दरमियान में अगर इनके बीच में कोई विवाद, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो उस वक्त जो हाईएस्ट कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो एक्ट एज एन एम्पायर काम करती है, मध्यस्थता का जो है रोल अदा करती है, अंपायर की तरह काम करती है। और साथ ही साथ जो अगला एस्पेक्ट है, सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इन दोनों की अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए इनके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू भी क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिए गए हैं संविधान में, जिससे कि कौन कितना पैसा लेगा। अगर मान लीजिए टैक्स से कलेक्शन इतना होता है तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कितना होगा, ये भी अपनी दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को इंश्योर करने के लिए क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया गया है संविधान में कि आपका सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या होगा। और लास्ट पॉइंट की बात करें कि फेडरल सिस्टम के पास जो दो डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये कभी कभी वेरी शॉर्ट में पूछ भी देता है कि व्हाट आर द डुअल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म, यानी डुअल ऑब्जेक्टिव क्या, दो प्रमुख कार्य क्या होते हैं एक फेडरलिज्म के या एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के दो प्रमुख कार्य क्या होते हैं। तो पहला काम होता है टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, यानी देश की सुरक्षा और उसमें एकता को क्या करना, बढ़ाना, और वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी। यानी ये दो प्रमुख डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। पहला क्या कि सेफगार्ड और प्रमोट करना देश की एकता की, मतलब देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ जो है रीजनल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करना, जितनी भी डाइवर्सिटीज़ हैं उनको पहचानना, उनको समावेशन करना, उनको पावर शेयर करना। तो ये दो प्रमुख कार्य होते हैं एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के, एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के दो प्रमुख ये कार्य होते हैं। क्या क्या कि टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू एकोमोडेट द रीजनल डाइवर्सिटी, ये दो प्रमुख कार्य होते हैं एक फेडरल सिस्टम के। यानी कि हम लोगों ने की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में सातों एस्पेक्ट को डिटेल फॉर्म में क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। पहला कि उस देश में कम से कम दो लेवल की सरकार होनी चाहिए, वो जो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है गवर्न करती है सेम सिटीजन को, लेकिन उनके जो एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वो क्लियरली स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में। साथ ही साथ ये हमने देख लिया। इसके बाद किसी फंडामेंटल प्रोविजन को कोई भी अकेली सरकार वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट बदल नहीं सकती, अगर बदलना है तो कंसेंट चाहिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट की। साथ ही साथ कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट होता है, एक्ट एज एन एम्पायर काम करता है अगर कभी भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में कोई विवाद की स्थिति बनती है तो। साथ ही साथ सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, यानी दोनों अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को कैसे सुनिश्चित करेंगे
करेंगे, इस चीज के लिए सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू को भी क्लियरली स्पेसिफाइड कर दिया गया है। कहां पर? संविधान में। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट कि एक फेडरल सिस्टम के डुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो देश की एकता और सुरक्षा को बढ़ावा दे और जो क्षेत्रीय विविधताएं हैं उनका ध्यान रखे, उनको एकोमोडेट करे। इस तरीके से हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जैसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कंप्लीट समझ लिया। यानी ये फीचर्स आपको याद होनी चाहिए। और एक लास्ट पॉइंट लिखा है कि आइडियल फेडरल सिस्टम हैज बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। ये दो चीज जरूर होनी चाहिए कि पहली बात जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इनका आपस में ट्रस्ट होना चाहिए और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, साथ रहने के लिए तैयार हो। तो इस तरीके से हमने फेडरलिज्म के सभी एस्पेक्ट को देख लिया। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशन को। किसको देखेंगे? टाइप्स ऑफ फेडरेशन। अगर बात करें टाइप्स ऑफ फेडरेशन की तो दो प्रकार के फेडरेशन हमें देखने को मिलते हैं। पहला कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा आपका होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। नाम से स्पष्ट है कमिंग टुगेदर फेडरेशन और एक क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी इन दोनों के क्या एस्पेक्ट हैं उसकी अगर बात करें कि जो पहला जो होता है उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ऑन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट so that they by pooling sovereignty and retaining identity and they can increase their security। यानी जब इंडिपेंडेंट छोटे छोटे स्टेट अपनी खुद की मर्जी से आते हैं एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए, एक साथ आते हैं, यानी जब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट अपनी खुद की मर्जी से एक साथ आकर एक बड़ी यूनिट बनाने का प्रयास करते हैं, बनाते हैं और इसको बनाते समय अपनी सोवरेनिटी को क्या करते हैं? पूल करते हैं और अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किए रहते हैं। ऐसी नहीं कि मिलने के बाद उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाए, मिलने के बाद भी उनकी खुद की आइडेंटिटी भी सिक्योर रहती है और इससे वो अपनी इंक्रीज कर सकते हैं किसको? सिक्योरिटी को। तो इस प्रकार से जो पावर शेयरिंग होता है, इस प्रकार से जो फेडरेशन होता है उसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यानी कि जब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ आते हैं और आकर अपनी सॉवरेनिटी को पूल करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किए रहते हैं और अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करते हैं, तो इस प्रकार से जो फेडरेशन होता है उसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। और ये हमें यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाता है। वहीं पे होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की अगर बात करेंगे कि जो सेकेंड रूट होता है जिसमें कि एक लार्ज कंट्री डिसाइड करती है टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। यानी कि जब एक बड़ा देश, जैसे भारत की बात कर दीजिए, तो बड़ा देश अपनी पावर को क्या कर दे? बड़ा देश अपनी पावर को डिवाइड करने का जो है डिसाइड कर दे कि हम अपनी पावर को देश के तमाम जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं या तमाम जो घटक हैं उनके बीच में पावर का क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो ये और ट्रांसफर करके इस तरीके से पावर शेयरिंग करेंगे। तो इस प्रकार से जो पावर शेयरिंग होती है उसको हम लोग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बोलते हैं। यानी कि होता क्या है कि जब लार्ज एक कंट्री, एक बड़ा देश डिसाइड करता है कि मैं अपनी पावर को डिवाइड कर दूंगा, अपनी पावर को किसके किसके बीच में? कॉन्स्टिट्यूएंट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में। तो इस प्रकार से जो फेडरेशन होता है उसको हम बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एग्जाम्पल में इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। यानी भारत की बात करें तो भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की प्रैक्टिस होती है। फेडरेशन के भी दो टाइप्स होते हैं, एक कमिंग टुगेदर और एक होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर में छोटे छोटे स्टेट साथ आते हैं, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, और होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ा स्टेट अपनी पावर को नेशनल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनके बीच में क्या कर देता है? डिवाइड कर देता है। तो आप समझ चुके होंगे टाइप्स ऑफ फेडरेशन के बारे में। अब हम जो अगली हेडिंग पढ़ेंगे, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। क्या पढ़ेंगे? व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इस टॉपिक को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम कह दें कि ये फेडरलिज्म की फीचर्स है, फेडरलिज्म की क्या है? फीचर्स है। और ये फीचर हमने देख लिया। इस फीचर के अकॉर्डिंग अब हम बोल दें कि आपने 7 फीचर पढ़ लिया, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने 7 फीचर्स पढ़ लिया, हम जान गए और ये 7 फीचर जहां से मिलेंगे उस देश को हम क्या बोल सकते हैं? फेडरल कंट्री। यानी बोल सकते हैं कि वहां पे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है। तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या चीज है जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती है। तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया कैसे फेडरल कंट्री है। ये 7 फीचर्स भारत में मिलते होंगे तभी तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो अब बस यही इस क्वेश्चन में बड़ी सिमिलरिटी है फीचर से कि हम उन सभी 7 फीचर्स को क्या करेंगे? इंडिया के पर्सपेक्टिव में, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मिला लेते हैं। और मिला के अगर मिल गया देन वी कॉल इट एज इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अगर नहीं मिला तो इंडिया इज नॉट अ फेडरल कंट्री। लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा कि किसी भी तरीके से भारतीय संविधान में फेडरल शब्द का यूज नहीं। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया, लेकिन इंडिया इज अ फेडरल कंट्री नहीं बोला गया। ये भी आपको याद रखना है।
फेडरल की सारी गुणवत्ताएं भारत से मिलती हैं, लेकिन फेडरल शब्द का यूज भारतीय कॉन्टेक्स्ट में हमें देखने को नहीं मिलता। तो क्वेश्चन है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो पहली बात, फेडरल कंट्री होने के लिए उस देश में कम से कम 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो क्या भारत में 2 या 2 से अधिक लेवल गवर्नमेंट है? तो इसको मिलाते हैं पहले फीचर्स को। तो पहला जो फीचर्स है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 tier ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारतीय संविधान की बात करें तो इंडियन पर्सपेक्टिव में 2 लेवल की गवर्नमेंट है। एक आपकी कौन सी? सेंट्रल गवर्नमेंट। एक आपकी है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक आपकी कौन सी है? स्टेट गवर्नमेंट। यानी 2 लेवल की गवर्नमेंट हमें देखने को मिल जाता है शुरुआत से ही, देश की आज़ादी के साथ ही। यानी भारत में 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन समय बदलता है और बाद में एक 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट भी, फेडरलिज्म भी ऐड होता है इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपालिटी। यानी 2 ये थे और एक आपका पंचायत यानी कि लोकल गवर्नमेंट भी आ गई। यानी इस प्रकार से भारतीय इंडियन पर्सपेक्टिव में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई, यानी 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो गई। तो पहला फीचर जो था कि कम से कम किसी देश में अगर 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है तो उस देश को हम एक फेडरल कंट्री बोल सकते हैं। तो इंडिया की इस फीचर को देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि भारत में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल है, एक स्टेट है और द लास्ट वन इज दैट लोकल। यानी कि इंडिया का पहला जो फेडरलिज्म का जो पहला प्रॉपर्टी है, जो फीचर्स है, मिल रहा है। दूसरा चीज है कि हम जानते हैं कि एक फेडरेशन में डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट के डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन होते हैं और ये ज्यूरिसडिक्शन जो है संविधान के द्वारा क्लियरली स्पेसिफाइड है। और ये चीजें कि कौन सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन मुद्दों पे शासन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट किन किन बिंदुओं पे शासन करेगा। गवर्न तो सेम सिटीजन को ही करना है, लेकिन सबके अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो कैसे ये इंप्लीमेंट हो रहा है। अगर भारतीय व्यवस्था में देखा जाए, एक एग्जांपल लेके लेजिस्लेटिव पावर को देखा जाए, अगर सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, तो पावर कैसी बटी है लेजिस्लेटिव पावर की, यानी कानून बनाने की जो शक्ति है इस वाले मामले, अगर कानून बनाने वाली शक्ति का मामला, कानून बनाने वाली चीज की अगर एस्पेक्ट की बात किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट किन किन बिंदुओं पे, देखिए शासन तो एक ही व्यक्ति के ऊपर होगी, लेकिन किन किन बिंदुओं पे कानून सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, किन किन बिंदुओं पे स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, इसको हमें देखना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट इट्स एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। यानी कि भारतीय संविधान में देखा जाए तो लेजिस्लेटिव पावर अगर देखा जाए तो कानून ही बनेगा, एक ही नागरिक के लिए कानून बनेगा, लेकिन किन किन बिंदुओं पे कौन कानून बना सकता है, किन किन बिंदुओं पे कौन बना सकता है, ये अलग एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन क्या है? अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। जैसे यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट बना दी गई। यानी कि यूनियन लिस्ट में वो सारे बिंदु आएंगे जिसपे सिर्फ और सिर्फ कौन कानून बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट में वो सभी बिंदु आएंगे जिसपे कानून बनाने का सिर्फ और सिर्फ किसको अधिकार होगा? स्टेट गवर्नमेंट को। और वहीं पे कंकरेंट लिस्ट जो होगी जिसपे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर क्या करेंगे? कानून बनाएंगे। यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट जैसी व्यवस्था भारत में देखने को मिल जाती है। यानी इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म है, भारत में फेडरलिज्म है, यानी इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। अब यूनियन लिस्ट में क्या है? वो सभी बिंदु जो कि राष्ट्रीय हित में हो, जैसे कि आपकी डिफेंस ऑफ द कंट्री हो, फॉरेन अफेयर्स हो, बैंकिंग हो, कम्युनिकेशन हो, करेंसी हो, इन सभी मुद्दों पे अगर कभी कानून बनाने की बात आती है, जो लेजिस्लेटिव पावर है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। वहीं पे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो सभी बिंदु जैसे कि जो लोकल इंपॉर्टेंस रखते हो, जैसे कि पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, इन सभी बिंदुओं पे कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट। और इस पे सिर्फ और सिर्फ कानून कौन बनाती है? स्टेट गवर्नमेंट। वहीं पे कॉन्करेंट लिस्ट जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियंस हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, इन सभी बिंदु ऐसे हैं जिसपे दोनों मिल के, यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों मिल के कानून बनाते हैं। क्योंकि ये वो बिंदु हैं जिसपे अगर दोनों में से कोई अकेला बनाता है तो नुकसान पूरे देश का होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यूनियन लिस्ट बना दी गई, स्टेट गवर्नमेंट के लिए स्टेट लिस्ट बना दी गई। वहीं पे दोनों मिल के कुछ ऐसे बिंदु थे, जैसे फॉरेस्ट का मामला है अगर, तो फॉरेस्ट को स्टेट कहेगा कि हमारे स्टेट का मामला है तो हम इस पे कानून बनाएंगे, हम पूरा जंगल कटवा देंगे। तो अगर फॉरेस्ट कटता है तो पूरे देश का नुकसान होता है, इसलिए ऐसे बिंदुओं पे दोनों मिल के कानून बनाते हैं। यानी कंकरेंट लिस्ट में इसको रखा गया, जिसको समवर्ती सूची बोला गया। यानी कि भारत इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सबकी जो विधायिका शक्ति है
चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है, स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, अलग है। ये चीज़ क्लियरली स्पेसिफाइड हमारे संविधान में कर दी गई है। वहीं पे एक और भी बिंदु था, रेसिडरी सब्जेक्ट। रेसिडरी सब्जेक्ट क्या है, जैसे कि स्पेस वाला प्रॉब्लम हो, स्पेस वाला मामला हो, साइबर सिक्योरिटी वाला मामला हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला मामला हो। ये चूंकि उस वक्त संविधान बनते समय ये सारी चीज़ें नहीं थी, क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर ही नहीं था। तो ये सभी मामलों पे ये हुआ कि अब इनको किस लिस्ट में रखा जाए, तो इसको रखा गया एक अलग सब्जेक्ट में, जिसको रेसिडरी सब्जेक्ट बोला गया। यानी कि वो सभी सब्जेक्ट जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि आए थे कब, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद। तो इन सभी बिंदुओं पे जो कानून बनाने का अधिकार है सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, यूनियन गवर्नमेंट का। इस पे सिर्फ और सिर्फ कौन कानून बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। यानी दो फीचर हमने देखा। पहला फीचर कि एक देश अगर अपने आप को फेडरल बोलता है तो वहाँ पे 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। दूसरा चीज हमने देखा, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हैव इट्स ऑन जुरिस्डिक्शन, यानी सबके गवर्न द सेम सिटीजन बट एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। वो भी हमने मैच करा लिया। तीसरा है फेडरेशन की बात करें तो इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की प्रैक्टिस होती है, यानी फेडरेशन की प्रैक्टिस होती है। क्यों? क्योंकि कमिंग टुगेदर में क्या होता है, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं, एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन किए रहते हैं और सबकी पावर क्या होती है, इक्वल होती है। वहीं पे होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ा देश अब जैसी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वैसी पावर शेयर करता है, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को बहुत कम, किसी को बहुत ज़्यादा, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वैसी पावर को वो शेयर करता है। तो इंडिया में चूंकि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है तो इसका क्या सबूत है, क्योंकि भारत में इक्वल पावर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया, यानी कि इक्वल पावर सभी स्टेट के पास नहीं है। और जितने भी स्टेट्स हैं इंडियन यूनियन के, उनकी आइडेंटिकल पावर भी देखिए भारत की अगर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इंडियन यूनियन जितने भी मतलब कि स्टेट्स हैं भारत में, भारतीय संघ में, उन सबकी पावर क्या है, अलग अलग है। किसी की बहुत ज़्यादा है, किसी की बहुत कम है। ये चीज़ें हम समझ चुके हैं और हम जानते हैं कि इस आधार पे कुछ स्टेट ऐसे थे जिनको स्पेशल स्टेटस भी दिया गया, कुछ ऐसे भी स्टेट थे जिनको यूनियन टेरिटरी बनाई गई। यूनियन टेरिटरी वाला मामला क्या है वो हम अभी समझेंगे। और साथ ही साथ कि सभी ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। सभी स्टेट्स के पास क्या आइडेंटिकल पावर नहीं होती है और सम स्टेट्स जो है कुछ स्पेशल स्टेटस को भी इंजॉय करते हैं, जैसे कि आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये इंजॉय करते हैं स्पेशल पावर को। किसमें? अंडर द सर्टन प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371 ड्यू टू देयर पेकुलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, यानी अपनी हिस्टोरिकल और सोशल सर्कमस्टांसेस की वजह से इनको स्पेशल पावर प्रोवाइड किया गया। जिसमें कि जम्मू कश्मीर का नाम आपने सुना होगा, जो कि अभी इस समय मामला जो है 370 जो अनुच्छेद है वो जो है खत्म हो चुका है, तो उसके थ्रू जम्मू कश्मीर भी स्पेशल स्टेटस को एंजॉय कर रहा था, अभी फिलहाल तो नहीं। तो तमाम सर्टेन प्रोविजन के अंतर्गत कुछ राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया गया, किसी को आइडेंटिकल पावर भी नहीं दी गई, किसी को मतलब जहां जैसी रिक्वायरमेंट पड़ी वहां वैसी पावर को शेयर किया गया। वहीं पे यूनियन टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए कि यूनियन टेरिटरीज वो स्टेट्स होते हैं जो कि देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच एंजॉय वेरी लिटिल पावर। कुछ ऐसे भी यूनिट्स होते हैं इंडियन यूनियन में जो बहुत कम पावर को एंजॉय करते हैं, जैसे कि कुछ एरिया इतने छोटे होते हैं कि उनको हम इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं बना सकते, लेकिन वो उनकी जो डाइवर्सिफिकेशन है कुछ इस तरीके से होती है कि किसी के साथ उसको एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ हम मर्ज भी नहीं कर सकते। तो उन स्टेट्स को जैसे चंडीगढ़ हो गए, लक्षद्वीप हो गए, इन सभी को आप यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में कन्वर्ट करके इन पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट खुद शासन की व्यवस्थाओं को मेंटेन करती है, देखती है, समझती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होती है कि यहाँ पे वो गवर्नमेंट को क्या करती है, चलवाती है। यानी कि भारत में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की प्रैक्टिस हुई है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे सभी स्टेट्स की पावर क्या है, अलग अलग है। अगला जो चौथा पॉइंट है इंडियन पर्सपेक्टिव में, और हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में कि फंडामेंटल प्रोविजन को कोई अकेले बदल नहीं सकता। तो इंडिया में अगर देखा जाए कि द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज यूनिलैटरली, कि दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम जानते हैं कि भारत में कोई भी चेंज करना बहुत आसान नहीं होता है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट में। अगर पार्लियामेंट जो है यहाँ तक कि कैन नॉट ऑन इट्स ऑन चेंज इट्स दिस अरेंजमेंट, पार्लियामेंट खुद अपनी इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती। अगर चेंजेस की जरूरत है तो सबसे पहले बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में क्या होगा, 2/3 मेजोरिटी से ये पूरा मामला क्या होता है, पास होता है। एटलीस्ट 2/3 ऑफ द मेजोरिटी, इसके बाद रेटिफाई होता है द लेजिस्लेचर एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट। इसके बाद अगर भारत में 28 राज्य हैं तो 14 स्टेट कम से कम इसको रेटिफाई करें कि हाँ
इसको बदल दिया जाना चाहिए, तब जाके कोई फंडामेंटल प्रोविजन बदला जा सकता है इंडियन पर्सपेक्टिव में। यानी कि पहली बात तो वो लोकसभा और राज्य, अगर किसी भी फंडामेंटल प्रोविजन को बदलना है, फंडामेंटल प्रोविजन को बदलना है तो सबसे पहले वो अपर हाउस और लोअर हाउस में जाता है और वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी से वो क्या होता है, एक्सेप्टेंस उसकी मिलती है। उसके बाद हाफ ऑफ द टोटल स्टेट उसको रेटिफाई करते हैं, तब जाके कोई फंडामेंटल प्रोविजन में बदलाव किया जा सकता है। जुडिशरी की बात करें तो इंडियन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को इंप्लीमेंट करने में। और हम जानते हैं कोई डिस्प्यूट जब क्रिएट होता है पावर का डिवीजन करते समय तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है इस पे डिसीजन देते हैं। वहीं पे यूनियन और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है कि अपने अपने रिसोर्स को क्या कर सकती है, रेज कर सकती है तमाम टैक्सेस को इम्पोज करके, जिसमें कि सबकी अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या हो, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इंश्योर हो सके और अपनी पूरी व्यवस्था को स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो चला सके। यानी कि सभी फीचर्स मिल गए जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भारत इंडिया व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। तो हमने इन सभी 7 फीचर्स को जब फेडरलिज्म के मिलाए इंडियन पर्सपेक्टिव में तो हमें समझ में आ गया कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। लेकिन कहीं भी संविधान में इसका यूज नहीं है, जबकि इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया लेकिन इंडिया जब फेडरल कंट्री नहीं गया। यानी इंडिया में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है, इंडिया एक फेडरल कंट्री को, इंडिया को एक फेडरल कंट्री हम बोल सकते हैं क्योंकि फेडरलिज्म की जितनी भी विशेषताएं हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब भारत से मिलती हुई देखने को मिल जाती है। अगली जो पॉइंट है, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, कि कैसे अगर हम कह दें इंडिया इज फेडरल कंट्री तो कैसे फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है, भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस कैसे हुई है। तो इसको हम 3 एस्पेक्ट में देखेंगे, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन। यानी भारत में जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनाए गए यानी भाषाई तौर पे जो राज्य बनाए गए, इनकी वजह से हम बोल सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। भारत की जो भाषाई नीति है यानी लैंग्वेज जो पॉलिसी है, इसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि भारत में जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन है वो इम्प्रूव हुआ है, तो इसकी वजह से भी हम बोल सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। यानी इन तीनों एस्पेक्ट के थ्रू हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म प्रैक्टिस हुआ है। यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे थ्रू लिंग्विस्टिक स्टेट वी कैन से दैट भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। यानी लिंग्विस्टिक स्टेट की बात करें तो द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। भाषाई तौर पे राज्य बनाना ये पहला और मेजर टेस्ट था डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स था उसकी टेस्ट के लिए, परीक्षण के लिए पहला जो मेजर आपका क्या था, फर्स्ट और मेजर टेस्ट था भारत की डेमोक्रेसी के लिए, क्या कि क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट यानी भाषाई तौर पर राज्य बनाना। भाषाई तौर पर राज्य बनाना ये कहीं ना कहीं पहला और मुख्य जो है मेजर टेस्ट था। हम बात करें 1947 की जब भारत आज़ाद हुआ था, देखिए अगर आप 1951 का मैप देखें और 2020 की मैप देखें, 2023 का मैप देखें तो बहुत सारे नए स्टेट बन गए, बहुत सारे स्टेट खत्म हो गए जो मतलब दिखते ही नहीं, नए नए स्टेट दिखते हैं, कुछ नए स्टेट मतलब कुछ पुराने स्टेट हैं जो दिखते ही नहीं और कुछ ऐसे स्टेट हैं जो नए नए आ गए, यानी कि कुछ तो परिवर्तन हुआ है। तो वही हुआ है लिंग्विस्टिक स्टेट यानी कि भाषाई तौर पे राज्य बनाया गया। 47 की बात करें तो तमाम जो है ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट, तमाम नए नए स्टेट बने। और इसके बाद दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। तो ये इसलिए किया गया कि जो लोग एक भाषा को बोलते हैं, एक जैसी भाषाओं को बोलते हैं, वो लोग एक साथ एक स्टेट में रह पाएँ। और साथ ही साथ कुछ स्टेट क्रिएट किया गया ऑन द कुछ स्टेट ऐसे भी थे दैट वर नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट were created not on the basis of language but to recognize different basis on the cultural ethnicity and geography। सिर्फ कल्चर के बेस पे ही, सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे ही स्टेट नहीं बनाए गए बल्कि कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पर भी स्टेट बनाए गए। जैसे कि हम जानते हैं नागालैंड कल्चर के थ्रू बनाया गया, उत्तराखंड ज्योग्राफी के थ्रू बनाया गया, झारखंड जो है अपने यहाँ की जो है कल्चर के थ्रू बनाया गया यानी भाषाई तौर पर बनाया गया, ज्योग्राफी एथनिसिटी की वजह से बनाया गया। यानी कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी के आधार पर भी राज्य बनाया गया, सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर नहीं बल्कि इन सभी बेसिस पर भी स्टेट का क्रिएशन हुआ। और जब इसका शुरुआत में अगर देखा जाए कि जब डिमांड शुरू हुआ था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषाई तौर पे जब राज्य बनाने का जो डिमांड शुरू हुआ था, रेज हुआ, तो जो नेशनल लीडर थे वो डर जाते हैं
कि अगर हम भाषाई तौर पर राज्य बनाएंगे तो देश क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। देश क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट इस व्यवस्था को, किस व्यवस्था को, लिंग्विस्टिक स्टेट जैसी व्यवस्था को, बनाने वाली व्यवस्था को बहुत समय तक क्या करती है, रेजिस्ट करती है, रोकती है। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है has shown that the formation of linguistic state has actually made the country more united। लेकिन जब बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया, भाषाई तौर पे राज्य बनाए गए, भाषाई तौर पे राज्य बनाए गए, तो ये जो एक्सपेरिमेंट रहा काफ़ी जो है देश को और मोर यूनाइटेड किया। क्या किया, देश को और ज़्यादा यूनाइटेड किया, और भी ज़्यादा यूनाइटेड किया, और भी ज़्यादा मजबूत किया। इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इसने प्रशासनिक व्यवस्था को भी और भी क्या कर दिया, आसान कर दिया। यानी लिंग्विस्टिक स्टेट शुरुआत में इसका सेंट्रल गवर्नमेंट ने रजिस्ट किया, लेकिन भाई क्यों रजिस्ट किया, क्योंकि उसको लग रहा था कि देश का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। इसकी वजह से कुछ समय तक उसने रजिस्ट किया, लेकिन जब इसका एक्सपीरियंस देखा गया, शुरुआत में एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसने इसमें ये रिजल्ट आया कि इससे देश और भी ज़्यादा यूनाइटेड होता है और एडमिनिस्ट्रेशन की व्यवस्था को संचालित करना और भी आसान हो जाता है। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था, लैंग्वेज पॉलिसी। भारत की जो लैंग्वेज पॉलिसी कुछ इस तरीके से रही, जिसकी वजह से भी हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है। ये नहीं कि अगर आप कोई डिमांड, जैसे तमिल वाले मांग रहे थे कि हमारी लैंग्वेज को भी ऑफिशियल लैंग्वेज दो, लेकिन उसकी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं करार किया जा रहा था, उसको जो है उस रिस्पेक्ट के साथ नहीं देखा जा रहा था, उसको जो है वो अधिकार नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। वहीं पे भारत, इंडियन पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि भारत की जो लैंग्वेज पॉलिसी रही वो इतनी शानदार रही कि आज सभी लोग एक साथ हैं। जो सेकेंड टेस्ट है इंडियन फेडरेशन का, वो था लैंग्वेज पॉलिसी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। किसी भी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है, किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है। क्योंकि हम भारत में जानते हैं कि 40% से भी ज़्यादा लोग, मोर देन 40% से ज़्यादा लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज को बोलते हैं। कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, हिंदी। लेकिन हिंदी को भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड द ऑफिशियल लैंग्वेज। कह रहा है हिंदी का जो एक मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ द इंडियंस, देयर वर मेनी सेफगार्ड टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज। हमको क्या है, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। हम हिंदी की बात करें तो देयर आर 21। हिंदी के अलावा 21 अदर भी लैंग्वेज हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के द्वारा शेड्यूल लैंग्वेज में टोटल कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं। कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाएं। और ये टोटल 22 भाषाओं को क्या ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। क्या दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज। यानी कि कोई अगर एक व्यक्ति सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम देना चाहता है, सेंट्रल लेवल का कोई एग्जाम देना चाहता है, तो वो इन 22 भाषाओं में से किसी भी एक भाषा को चूज कर सकता है और उसमें वो अपने एग्जाम को दे सकता है। ये चीज़ें, यानी कि ये बातें इसमें कही गई। और किसी भी एक लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया गया, और यहाँ तक कि जो हिंदी को भी सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया। हमारे देश के जो लीडर्स थे अडॉप्ट करते हैं वेरी कॉशियस एटीट्यूड टू स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वाज स्टॉप इन 1965। देश से आज़ादी के बाद 1965 तक ये हुआ कि हम लोग जो है इंग्लिश का यूज करेंगे, उसके बाद इंग्लिश को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और इंग्लिश को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन जब इंग्लिश को बंद करने की बात आई तो जितने भी नॉन हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट थे वो डिमांड करना शुरू कर देते हैं दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, कि जो इंग्लिश का यूज है वो कंटिन्यू होना चाहिए। और जब ऐसा होता है तो तमिलनाडु के क्षेत्र में तमाम ऐसे मूवमेंट होते हैं कि नहीं, इंग्लिश को आप बंद नहीं करना है, क्योंकि ये सरकार उस वक्त देखती है कि कहीं ना कहीं वायलेंट फॉर्म भी ये मूवमेंट ले लेता है। तो जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्ड करता है बाय एग्रीइंग टू द कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी आर ऑफिशियल। तो इंग्लिश को भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ क्या कर लेता है, कंटिन्यू कर दिया जाता है। यानी कि इस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है की जो फ्लेक्सिबिलिटी है हर लैंग्वेज के प्रति, वो कहीं ना कहीं उसकी लैंग्वेज पॉलिसी को दर्शाती है और किसी एक लैंग्वेज के प्रति उसके झुकाव को नहीं दिखाती है। सभी लैंग्वेज को समान भाव से देखती है और लगभग 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया हुआ है। क्या दिया है, 22 भाषाओं को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। और साथ ही साथ द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइट। यानी कि जिस तरीके से लैंग्वेज के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है, उससे ये स्पष्ट होता है
कि जो स्थिति श्रीलंका में हुई थी वो स्थिति भारत में नहीं हुई, यानी वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई गई, जिसकी वजह से श्रीलंका में कंडीशन सिविल वार जैसी बन गई, और वही भारत में फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई, जिसकी वजह से स्थिति बड़ी शानदार आज भी देखने को मिलती है। लास्ट पॉइंट है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन भी एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, यानी कि इस थ्रू भी हम बोल सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। इसको हम दो कंडीशन के थ्रू समझेंगे, बिफोर 1990s और आफ्टर 1990s। यानी भारत में जो सेंट्रल स्टेट के बीच में संबंध था बिफोर 1990s कैसा था और आफ्टर 1990s कैसा हुआ, यानी इन दोनों स्थिति को हम कंपेयर करके जानेंगे कि फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है, यानी पावर की शेयरिंग हुई है। बिफोर 1990s की बात करें तो एक लंबे समय तक सेम पार्टी आपकी जो सेंट्रल और मोस्ट ऑफ द स्टेट में क्या करती थी, शासन करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई ज़रूरत नहीं थी और अपने राइट्स को, जिसकी वजह से वो, अब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब अकेली जीत जाएगी तो उसको स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, और जब स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है तो इसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट अपने राइट, अपने ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट की तरफ अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट पावर शेयर ही नहीं करता है, क्योंकि उसको स्टेट की जरूरत ही नहीं है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशनल टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे वर कंट्रोल बाय द राइवल पार्टी, जिसकी वजह से अगर कोई केंद्र में कोई पार्टी है और स्टेट में कोई और पार्टी है तो राइवलरी अगर पार्टी है तो संविधान का मिसयूज करके इस स्टेट पार्टी को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, गिरा देती थी, मिसयूज करके इसको हटा देती थी, यानी कि जिसकी वजह से जो स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म है वो अंडरमाइन होता था। यानी कि बिफोर 1990 कंडीशन ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की कोई नीड नहीं थी, क्योंकि वो खुद ही मोस्ट ऑफ द स्टेट में खुद थी और सेंट्रल में भी खुद थी, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट अपनी ऑटोनॉमस पावर को फेडरल यूनिट की तरह अपनी पावर को एक्सरसाइज नहीं कर पाता था और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके साथ पावर को भी शेयर नहीं करता था। लेकिन कंडीशन बदलती है और आफ्टर 1990s कंडीशन क्या होती है कि एक ऐसा समय आता है जिसमें कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का उदय होता है और स्टेट नए तमाम स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट की पावर नए जो शक्तियां उभरना शुरू होती हैं, जिसकी वजह से एक नया समय शुरू होता है, एरा ऑफ कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर। क्योंकि बिफोर 1990s में अकेली पार्टी जीत जाती थी और सरकार बना लेती थी, वहीं पे आफ्टर 1990s में कोई भी अकेली सरकार अब पूर्ण बहुमत नहीं पाने लगी। जब पूर्ण बहुमत नहीं पाती थी, जिसकी वजह से वो मेजोरिटी नहीं पाती थी, तो उसको जो स्टेट गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट के साथ मिल के सरकार बनाना पड़ता था। और जब उसको उसके साथ मिलना है तो वो उसकी बात क्यों सुनेगा, क्योंकि अब उसको अब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट की क्या है, ज़रूरत है। तो अब स्टेट गवर्नमेंट को की अगर इनको ज़रूरत है तो ये इनको अपने साथ लेके सरकार बनाना चाहते हैं, तो इसलिए इनको पावर भी क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। यानी कि अब एक समय शुरू होता है कोलिजन गवर्नमेंट वाला, यानी गठबंधन वाली सरकार का, जिसकी वजह से कोई सिंगल पार्टी जो है क्लियर मेजोरिटी पाती नहीं थी लोकसभा में, और मेजर जो नेशनल पार्टीज थी हैड एंटर इनटू अलायंस विद द मेनी पार्टीज इंक्लूडिंग द सेवरल रीजनल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एट द सेंटर। यानी सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए रीजनल पार्टीज के साथ जो है गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती थी, कोलिजन गवर्नमेंट बनाती थी। और जब कोलिजन गवर्नमेंट बनाएगी, जिसकी वजह से एक भाई आपका साथ मुझे चाहिए तो मुझे आपको कुछ देना पड़ेगा, यानी पावर को मुझे शेयर करना पड़ेगा। यानी सेंट्रल स्टेट का रिलेशन जो बिफोर 1990s गड़बड़ था वो आफ्टर 1990s क्या हो गया, कोलिजन गवर्नमेंट की व्यवस्था आने के बाद ये काफ़ी इंप्रूव हुआ है। यानी दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जिसकी वजह से ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पेक्ट होना शुरू हो गया। यानी बिफोर 1990s और आफ्टर 1990s की इन दोनों कंडीशन के थ्रू हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। यानी कि हमने लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज पॉलिसी और सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इन तीनों एस्पेक्ट के थ्रू हम कह सकते हैं कि भारत में फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हुई है। चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा शुरू हो चुका है, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सीधे हम इसको समझते हैं। अगर बात करें भारत में डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों, कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने की जरूरत क्यों। भारत एक छोटा देश नहीं है, देखिए बड़े बड़े देश हैं, वहाँ पे 1 लेवल 2 लेवल से भी सरकारें चल जाती हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, यूके हो गया, आपका जो है तमाम जो देश हैं वहाँ पे 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यूएस है वहाँ पे भी 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट से काम चल जाता है।
लेकिन इंडिया एक इतना डाइवर्स कंट्री है, इतना बड़ी कंट्री है कि वहाँ पे एक या दो लेवल से भी काम नहीं चल पा रहा है। एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट की भी रिक्वायरमेंट हुई। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दिस टू टियर ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया एक लार्ज इंडिपेंडेंट कंट्री है। अगर बात करें इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन, अगर कंपेयर किया जाए यूरोप से इंडिया का कंपेयर किया जाए तो यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं जैसे कि रसिया, वो आपके उत्तर प्रदेश इज बिगर देन द रशिया, यानी उत्तर प्रदेश रशिया से भी बड़ा है। वहीं पे महाराष्ट्र की बात करें तो जर्मनी से बड़ा है। और भी तमाम स्टेट जो हैं यूरोप के बड़े बड़े देशों से क्या है, बड़े हैं। यानी इतने बड़े देश में दो टियर ऑफ गवर्नमेंट से काम नहीं चलेगा, जिसकी वजह से पावर को और भी ज़्यादा डाइल्यूट करने की ज़रूरत वहाँ उस भारतीय व्यवस्था में ज़रूरत इसकी जो है पड़ना शुरू हो गई। क्योंकि फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड अनदर टियर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट के नीचे एक और टियर ऑफ गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ गई। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से अब काम नहीं चल रहा था, एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट जो कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास रहे, ऐसी रिक्वायरमेंट भारत में पड़ना शुरू हो गई। अब शब्द आया डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं, हम सीधे इसको समझते हैं कि जब पावर, व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जब पावर सेंट्रल और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाए तो यही प्रोसेस, यही चीज क्या कहलाती है, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी जब पावर सेंट्रल और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी जाए तो यही आपकी जो है डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है। यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेके किसको दे दिया जाए, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट से आया स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से आया लोकल गवर्नमेंट। यानी जब पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए तो यही प्रोसेस, यही चीज क्या कहलाती है, डिसेंट्रलाइजेशन। अब डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। जो रेशनल है, क्या इसके बिहाइंड रीजन क्या है। हम जानते हैं लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स और इशू हैं जो कि बेस्ट सेटल एट द लोकल लेवल। भारत में एक बड़ी संख्या में समस्या है, और ये समस्या चाहे वो पावर्टी की हो, इनइक्वालिटीज़ की हो, डिस्क्रिमिनेशन की हो, हेल्थ केयर की हो, ह्यूमन राइट वायलेंस की हो, क्राइम की हो, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की हो, हाउसिंग इनसिक्योरिटी की हो, इन सभी इश्यूज़ पे काम करने के लिए जो है कहीं ना कहीं क्या आपको सेटल करने के लिए सेटल करने का जो बेस्ट तरीका है वो आपको लोकल लेवल पे ही इसको अच्छे से सेटल किया जा सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग होते हैं उनको अच्छी नॉलेज होती है प्रॉब्लम इन देयर लोकेलिटीज़। अभी आपसे अगर पूछा जाए कि आपके स्थानीय, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके अगल बगल क्या समस्या है, तो इसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। यानी कि लोकल पीपल जो होते हैं वो अपने समस्याओं को बहुत अच्छे जानते हैं, और जिसकी वजह से दे आल्सो हैव बेटर आइडिया ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज देयर एफिशिएंटली। और वो जानते भी हैं कि कहाँ पैसा खर्च किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ें भी जानते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के अलावा लोकल लेवल में ये संभव हो पाता है कि पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन मेकिंग में, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और भी शानदार होगा। तो ये कुछ तर्क दिए गए, रीजन दिए गए बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन। क्योंकि एक लोकल लेवल में बहुत बड़ी समस्या भारत में हमें देखने को मिलती है, और ये लोकल लेवल की जो समस्या है लोकल लेवल पे ही सेटल एक लोकल व्यक्ति ही बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। इसी वजह से डिसेंट्रलाइजेशन करने का प्रयास हुआ। डिसेंट्रलाइजेशन जो है हमारे संविधान में रिकॉग्नाइज भी हुआ, और तमाम अटेम्प्ट्स भी लिए गए डिसेंट्रलाइज करने के लिए। विलेज और टाउन्स में पंचायत बनाए गए, विलेज में म्यूनिसिपैलिटी बनाई गई, अर्बन एरिया में। बट इनकी जो डायरेक्टली इनको कंट्रोल किया गया किसके कंट्रोल में, स्टेट गवर्नमेंट में। और इलेक्शन इन दिस लोकल गवर्नमेंट वर नॉट होल्ड रेगुलरली। इन सभी क्षेत्रों में देखिए डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, लोकल गवर्नमेंट बना दी गई, बट जो है वहाँ पे इलेक्शन रेगुलरली, यानी वहाँ पे इलेक्शन रेगुलरली नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर जो है स्टेट गवर्नमेंट पावर को शेयर नहीं कर रही है, रिसोर्स को शेयर नहीं कर रही है। और यानी कि हम समझ गए डिसेंट्रलाइजेशन हुआ तो, लेकिन बहुत ही लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ जो कि इफेक्टिव टर्म में रहा। लेकिन वक्त बदलता है और 1992 का वक्त आता है। 1992 में एक मेजर स्टेप उठाया गया डिसेंट्रलाइजेशन को और भी सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए, कि a major step toward decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the third tier of government a democracy more powerful and effective. यानी जो थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट थी उसको और इफेक्टिव और पावरफुल बनाने के लिए एक थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का जो है निर्माण किया गया 1992 में। और इस 1992 में जो स्टेप लिया गया डिसेंट्रलाइजेशन में, उसमें ये कर दिया गया कि अब संवैधानिक रूप से ये जरूरी कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, जरूरी कर दिया जाए, मैंडेटरी कर दिया जाए कि हर लोकल गवर्नमेंट में रेगुलर इलेक्शन होंगे,
लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में। साथ ही साथ सीट जो है रिजर्व कर दिए जाएंगे इलेक्टेड बॉडीज की, एग्जीक्यूटिव हेड की, कहाँ पे, इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और ओबीसी के लिए। साथ ही साथ 1/3 सीटें महिलाओं के लिए क्या कर दी गई, रिजर्व कर दी गई। एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बना दिया गया जिसको स्टेट इलेक्शन कमीशन बोला गया। क्या बोला गया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो प्रश्न आता है कि लोकल गवर्नमेंट का जो चुनाव है वो कौन कंडक्ट कराता है, तो वो आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन ही उसको कराता है। और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है, कंडक्ट कराता है पंचायत और म्यूनिसिपालिटी में इलेक्शंस को। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। और ये चीजें मैंडेटरी कर दी गई कि अब स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर और रेवेन्यू को, पावर और रिसोर्सेज को, रेवेन्यू को शेयर करेगा स्टेट लोकल गवर्नमेंट के साथ। तो कुछ इस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया। अब इसके बाद जब डिसेंट्रलाइजेशन किया गया तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन गई। इस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दो आप एस्पेक्ट में देख सकते हैं, दो टाइप्स में देख सकते हैं। एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो कि किस क्षेत्र में हो, रूरल क्षेत्र में हो, तो उसको बोला गया रूरल लोकल गवर्नमेंट। एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो अर्बन यानी शहरी क्षेत्रों में हो, उसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोला गया। यानी रूरल लोकल गवर्नमेंट को पंचायती राज बोलते हैं और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हम लोग म्यूनिसिपालिटी बोलते हैं। अब हम देखते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या होता है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होता है। ये चीजें हैं, दोनों के स्ट्रक्चर को हमें समझना है, दोनों के बारे में एस्पेक्ट को देखना है। बात करें रूरल लोकल गवर्नमेंट की तो इसको हम लोग जो है पंचायती राज के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, पंचायती राज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे होता क्या है, ईच विलेज आर ग्रुप ऑफ विलेज सम स्टेट है ग्राम पंचायत। मतलब सभी गांव में क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। यहाँ पे काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर, इस ग्राम पंचायत में क्या होते हैं, तमाम वार्ड मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो है हर वार्ड मेंबर का एक पंच होता है और इन सभी वार्ड का जो प्रेसिडेंट होता है उसको हम लोग सरपंच बोलते हैं। ये सभी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। ये सभी जो पंच और सरपंच होते हैं उस वार्ड या विलेज में रहने वाले एडल्ट पॉपुलेशन यानी कि 18+ वाले लोगों से निर्वाचित होते हैं। ये जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है पूरे गांव के लिए होती है, जो ग्राम पंचायत है। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। अब यहाँ पे एक शब्द आया ग्राम सभा। ग्राम सभा किसे कहते हैं, तो ग्राम सभा क्या होती है, एक गांव में जितने भी एडल्ट मेंबर होते हैं, जो वोट देने वाले लोग हैं, एडल्ट मेंबर ऑफ द विलेज आर वार्ड आर कॉल्ड ग्राम सभा। यानी गांव में जो आपके जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। यही ग्राम सभा ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है। किसको इलेक्ट करती है, ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है। और इसी ग्राम पंचायत में ये जो एक गांव में जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं ग्राम सभा। यही ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत को इलेक्ट करती है। किसको इलेक्ट करती है, ग्राम पंचायत को। अब ग्राम पंचायत में कौन कौन होता है, पंच होता है और सरपंच होता है। ये पंच और सरपंच जो है ओवरऑल जो है काम करते हैं और इस काम को सुपरविजन करती है ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होती है, जितने भी एडल्ट मेंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द विलेज और वार्ड। तो यही जो है आपका टोटल जो स्ट्रक्चर है रूरल लोकल गवर्नमेंट का। ये जो ग्राम सभा है ये मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। गांव की जो ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस है, एनुअल बजट है, इन सभी चीज़ों के लिए वो उत्तरदायी होती है, काम करती है। लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो वो गांव शुरू होता है, डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, गांव शुरू होता है, डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचता है। जैसे कि अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट वी यूजुअली called a panchayat samiti or block or mandal. The member of this representative body are elected by the panchayat and members of this area. इसको आप ऐसे समझिए कि जो आपके ग्राम मतलब जो रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है, विलेज से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक ये जाता है रूरल लोकल गवर्नमेंट। यानी कि जब आप इसको ऐसे समझिए कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये ग्राम पंचायत क्या होती है, पंचायत लेवल यानी विलेज लेवल पे होती है। छोटे छोटे गांव, कई गांव मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ग्राम पंचायत। उस ग्राम पंचायत में जितने भी ग्राम एडल्ट मेंबर होते हैं, क्या होते हैं, एडल्ट मेंबर होते हैं, वही आपके कहलाते हैं क्या, ग्राम सभा। क्या कहलाते हैं, ग्राम सभा। ग्राम सभा। और यही ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत में पंच और सरपंच को क्या करते हैं, पंच और सरपंच को इलेक्ट करते हैं। इस तरीके से विलेज लेवल पे होता है। ऐसे तमाम ग्राम पंचायत जब मिलते हैं, यानी जब छोटे छोटे गांव मिलते हैं तो बनती है क्या, ग्राम पंचायत। क्या बनती है, ग्राम पंचायत।
और जब कई सारी ग्राम पंचायत मिलती हैं तो बनती है पंचायत समिति। क्या बनती है? पंचायत समिति। पंचायत समिति। और बहुत सारी जब पंचायत समिति मिलती है, इसे बहुत सारी पंचायत समिति मिलती है जिले स्तर पे, तो बनता है जिला परिषद। क्या बनता है? जिला परिषद। जिला परिषद। ये जिला परिषद जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ग्राम पंचायत जो है विलेज लेवल पे होता है। यानी कि जब छोटे छोटे गांव मिलते हैं तो बनती है ग्राम पंचायत, और जब छोटे छोटे बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलती है तो बनती है पंचायत समिति, और जब बहुत सारी पंचायत समिति मिलती है तो बनती है जिला परिषद। क्या बनती है? जिला परिषद। तो यानी कि गांव से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जो है अरेंजमेंट आपका रूरल लोकल गवर्नमेंट में होता है। और जो जिला परिषद का जो हेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जिला परिषद चेयरपर्सन। क्या बोलते हैं? जिला परिषद चेयरपर्सन बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है रूरल लोकल गवर्नमेंट का। अर्बन लोकल गवर्नमेंट की हम बात करेंगे, शहर में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है उसकी बात करें तो जो लोकल गवर्नमेंट की होता है जो शहरी क्षेत्र में, उसी को हम अर्बन लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं। यहाँ पे म्यूनसिपालिटीज़ होती है, टाउन्स में, छोटे छोटे कस्बों में म्यूनसिपालिटीज़ होती है। बड़े बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। क्या होता है? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। जो म्यूनसिपालिटीज़ और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है दोनों कंट्रोल होता है बाई इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब गाँव की तरह ही जो लोग होते हैं वही इलेक्ट करते हैं म्यूनसिपालिटीज़ को, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है वो म्यूनसिपालिटी का क्या होता है? हेड होता है। म्यूनसिपल चेयरपर्सन क्या होता है? म्यूनसिपालिटी का हेड होता है। वहीं पे जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है, यानी बड़े बड़े शहरों में जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसका जो हेड होता है, जो ऑफिसर होता है, वो कहलाता है मेयर। यानी म्यूनसिपालिटी का जो हेड होता है म्यूनसिपल चेयरपर्सन, और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है उसका हेड होता है मेयर। तो कुछ इस तरीके से अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। तो हमने देख लिया डिसेंट्रलाइजेशन पावर को क्या कर दिया गया, सेंट्रल स्टेट से लेके लोकल में बांट दिया गया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दो प्रकार हो गए, एक आपका अर्बन लोकल गवर्नमेंट, एक रूरल लोकल गवर्नमेंट। दोनों के स्ट्रक्चर, दोनों के जो हेड हमने समझ लिया। बात करें डिसेंट्रलाइजेशन की, कंक्लूजन की, तो कह रहा है कि द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में जो एक्सपेरिमेंट हुआ डेमोक्रेसी का, उससे सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन का है। देयर आर नाउ, इस सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से क्या फायदे होते हैं कि 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपालिटी ऑल ओवर द कंट्री। लगभग 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव सीधे और सीधे हमें डेमोक्रेसी में देखने को मिल जाते हैं। और इसकी वजह से जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है लोकल गवर्नमेंट को देने की वजह से डेमोक्रेसी और भी डिपेंड डेमोक्रेसी हुई है। और साथ ही साथ इसने इंक्रीज किया है वुमेन के रिप्रेजेंटेशन को और उसकी आवाज़ को हमारे लोकतंत्र में। ये तो कंक्लूजन हो गया। साथ ही साथ इस कुछ मेरिट हुए, कुछ डिमेरिट भी हुए, कुछ डिफिकल्टी हुई। इलेक्शन तो हो रहे हैं रेगुलरली लोकल गवर्नमेंट में इंथ्यूजियास्टिकली, लेकिन ग्राम सभा जो है हेल्ड रेगुलरली नहीं हो रही है। और साथ ही साथ आज भी स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट, नार हैव दे गिवन एडिक्वेट रिसोर्स। आज भी जो स्टेट गवर्नमेंट है ना ही पूरी सिग्निफिकेंट पावर को ट्रांसफर की है, ना ही सिग्निफिकेंट एडिक्वेट रिसोर्स को जो है लोकल गवर्नमेंट तक शेयर किया है। तो इस तरीके से हमने डिसेंट्रलाइजेशन को भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया और सभी एस्पेक्ट को समझ लिया। तो आई होप आपने फेडरलिज्म पढ़ा, फेडरलिज्म किसे कहते हैं ये पढ़ा, टाइप्स ऑफ फेडरेशन हमने देखा, हमने जो है फेडरेशन देखा और फेडरल सिस्टम देखा और यूनिटरी सिस्टम देखा। फिर हमने टाइप्स ऑफ फेडरेशन में कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देखा। फिर हमने क्या देखा, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखा। साथ ही साथ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, साथ ही साथ हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, साथ ही साथ डिसेंट्रलाइजेशन, और इसमें रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इस तरीके से हमने पूरे चैप्टर को क्या कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया, सभी टॉपिक्स को समझ लिया। तो आई होप आप इस पूरे सेशन में लगभग थोड़ा सा तेजी हम लोग चले हैं, लेकिन सभी एस्पेक्ट को क्लियरली हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस सेशन, देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस सेशन, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए और बोर्ड की तैयारी को लगातार करते रहिए। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।